15 जनवरी 2024 यूपी के झांसी का रहने वाला 26 साल का मयूर रजक, यूपीएससी एस्पिरेंट, जिसने बिना कुछ सोचे समझे पहले खुद को आग लगाई और अपने घर के तीसरी मंजिल से जंप करके कर ली। वो पिछले 4-5 सालों से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। दिल्ली का आईआईटी बॉयज हॉस्टल, जहां वृद्ध नेरकर नाम का ये स्टूडेंट जस्ट अपने एम टेक के फाइनल रिजल्ट के 2 हफ्ते पहले ही लेता है। पता है उसकी मौत का कारण क्या था? उसके मौत का असली कारण था मेंटल स्ट्रेस, पास या फेल का मेंटल स्ट्रेस, सिलेबस के ओवरलोड से होने वाला मेंटल स्ट्रेस। 16 साल का 11वीं में पढ़ने वाला अभिमन्यु, जिसने एग्जाम के दौरान ही मौत को गले लगाया। पता है उसने अपने केमिस्ट्री पेपर में क्या लिखा था? उसका ये कहना था कि एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग और अपने नॉलेज के बेसिस पर होनी चाहिए, और मेरी मौत इस सिस्टम के बदलाव का और सबक का कारण बननी चाहिए। बस इतना ही नहीं, ऐसे ही ना जाने कितने स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। अकेले 2023 में ही लगभग 13,000 स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी खत्म कर चुके हैं, और 2009 से 2023 तक तकरीबन 1,40,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जाम प्रेशर। और इसका असली कारण है बेकार एजुकेशन सिस्टम। एक बात जरा गौर से सोचिए, हम एजुकेट क्यों हो रहे हैं? टाइम पर स्कूल कॉलेज क्यों जा रहे हैं? ना चाहते हुए भी पढ़ाई का बर्डन क्यों ले रहे हैं? क्यों हम घंटों तक पढ़ाई कर रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है आगे चल के एक अच्छे पैकेज वाली जॉब पाने के लिए, जिंदगी में सेटल होने के लिए और रिच लाइफ जीने के लिए, है ना? लेकिन इतनी पढ़ाई, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी क्या सच में आपको अच्छी जॉब, अच्छी लाइफ मिलती है? नहीं ना। बिल गेट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। मार्क जकरबर्ग, कॉलेज ड्रॉप आउट, जो एक सोशल मीडिया किंग है। One of my top students raised his hand and said that he wasn't sure he could go to college because he's undocumented. स्टीव जॉब, एप्पल कंपनी के फाउंडर, हाई स्कूल ड्रॉप आउट, जिनके पास $1 बिलियन की प्रॉपर्टी है। रिचर्ड ब्रांसन, हाई स्कूल ड्रॉप आउट। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट, दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर इतने रिच कैसे हुए? क्या कभी सोचा है? बस इन सब ने एक अच्छी चीज की, और वो है इस बेकार एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में फंसे नहीं। कैसे? चलिए इसे डीप में जाकर समझते हैं। तो तैयार है आप? आज हमारे देश का हर एक बच्चा, हर एक नौजवान जिस चीज से परेशान है, जिस ट्रैप में फंसा पड़ा है, आखिर उसकी शुरुआत एक ऐसे मकसद से की गई थी जिससे हमारा फ्यूचर आज भी खतरे में है। धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। साल होता है 1806। नेपोलियन आर्मी और प्रशियन आर्मी के बीच एक वॉर लड़ी जाती है, जिसमें प्रसिया की आर्मी वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद भी नेपोलियन आर्मी से हार जाती है, और उन्हें अपने टेरिटरी का आधा हिस्सा नेपोलियंस को देना पड़ता है। प्रशिया के लीडर्स भी सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी तगड़ी आर्मी होने के बाद भी वो हार कैसे गए। बहुत सोचने के बाद उन्हें यह समझ आता है कि उनकी आर्मी अपने लीडर्स के ऑर्डर्स नहीं मान रहे थे और अपना दिमाग लगाकर अपने मन मर्जी से लड़ रहे थे, जबकि नेपोलियन आर्मी सिर्फ और सिर्फ अपने लीडर्स के ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहे थे। अब दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए वो एक ऐसे सिस्टम को बिल्ड करना चाहते थे जिसमें उनके सोल्जर्स सिर्फ और सिर्फ उनकी ही बात माने, वो जो बोले उसी को सच माने। और ये तभी पॉसिबल होगा जब उनका ब्रेन कंट्रोल किया जाए जो खुद से सोचने के काबिल ना हो, जिन्हें सही और गलत में फर्क समझने की काबिलियत ना हो। वो वही करे जो उन्हें करने को कहा जाए, और इस तरह एक एट-ईयर एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, दी प्रशियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें 5 से 13 साल के बच्चों के लिए ये एजुकेशन कंपलसरी किया जाता है। अब इस एजुकेशन सिस्टम का असली मकसद ये होता है कि आने वाले जनरेशन को एक ऐसी मशीन बनाई जाए
जो सिर्फ और सिर्फ उनकी ही बात माने, जो सिर्फ अपने लीडर्स और सुपीरियर्स का आर्डर माने, वो भी विदाउट आस्किंग एनी सिंगल क्वेश्चन। And the Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. अब धीरे धीरे प्रशियन लीडर्स का ये प्लान सक्सेसफुल हो रहा था। उसी दौरान दुनिया में दूसरी चीज तेजी से फैल रही थी और वो थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो उस वक्त अपनी पीक पर थी। साल 1760 से लेकर 1840 के दौरान फैक्ट्रीज में मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन बस एक दिक्कत थी कि इन फैक्ट्रियों में काम के लिए वर्कर्स की कमी। जहां लोग खेती करके अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बनाकर उसे बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस करके मनी अर्न कर रहे थे, वो लोग भला किसी दूसरे की फैक्ट्री में काम क्यों करेंगे? अपना खुद का बिजनेस, अपनी खेती छोड़कर भला दूसरों के लिए क्यों मेहनत करेंगे? इन्हीं सवालों का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था, ये प्रशियन एजुकेशन सिस्टम, जो पूरी दुनिया में वहां के लीडर्स तक पहुंच चुका था। अब हर एक कंट्री इस प्रशियन एजुकेशन सिस्टम के आधार पर अपनी अपनी एजुकेशन सिस्टम बिल्ड कर रही थी, जिसका असली मकसद था कि ऐसे जनरेशन को तैयार करना जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करके सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करें, और वो है वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्रीज। प्रशियन का ये प्लान धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगा। लोग अपनी खेती, अपना छोटा मोटा बिजनेस छोड़कर एज ए लेबर फैक्ट्रियों में काम करने लगे थे, और इस तरह लेबर्स की कमी धीरे धीरे पूरी होने लगी थी। दो मेजर चैलेंजेस थे। पहला, उनको बंदे चाहिए थे जो चुपचाप डेस्क पे बैठे, अपना काम करें, क्वेश्चंस ना करें और ज़्यादा क्रिएटिव ना हो। सेकंड, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। अब उस समय हमारे देश में ब्रिटिशर्स की सत्ता चल रही थी। हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम बन चुका था, लेकिन उनके सामने भी यही प्रॉब्लम थी कि वो इतने बड़े आबादी वाले देश को कंट्रोल कैसे करें। तब साल 1835 के दौरान ब्रिटिशर्स इंग्लैंड से थॉमस बैबिंगटन मैकॉले को बुलाते हैं। ये वही मैकॉले है जिसके बारे में हमें स्कूल में पढ़ाया गया था। वो भारत में आकर यही प्रशियन एजुकेशन सिस्टम के आधार पर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम प्रमोट करने के लिए एक प्रपोजल तैयार करता है, जिसे उस वक्त का ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक से पास करवाता है, और इस प्रपोजल को नाम दिया जाता है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। अब लोग ये सोचने लगे कि इन ब्रिटिशर्स ने तो हमारा भला कर दिया, हमें इंग्लिश सिखाने आ गए, हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ा दिया। लेकिन इसके पीछे का असली सच आप खुद ही मैकॉले की जुबानी सुनिए। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinion, in morals and in intellect. धीरे धीरे ब्रिटिशर्स अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। अब उनके पास वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, जो बिना किसी सवाल के सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही काम कर रहे थे। उन्होंने इंग्लिश को ही प्राइमरी लैंग्वेज बना दिया था, जिससे उनकी लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम दूर हो चुकी थी। उनके ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस ही काम कर रहे थे। वो इंडियंस को ही इंडियंस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे अपना गुलाम बनाने के लिए। उन्होंने इंडियंस का इस हद तक ब्रेन वॉश किया हुआ था कि वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना ही अपना परम कर्तव्य मान रहे थे। फिर आया साल 1947। भारत आजाद हुआ और ब्रिटिशर्स अपने घर चले गए, लेकिन एक चीज वो पीछे छोड़ गए, और वो थी इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, जिसका हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, अब क्या, अब तो उस बात को 76 साल बीत चुके हैं। अब क्या फायदा इसे बदलने का? अगर ऐसा आपका सोचना है तो पता है ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से चाहे स्कूल हो या कॉलेज, सभी जगह, यहाँ तक कि खुद उस बच्चे के, उस स्टूडेंट के रिलेटिव्स भी उस बच्चे को सिर्फ एग्जाम में मिलने वाले नंबर्स के आधार पर जज करते हैं। कहते हैं इफ यू डोंट स्कोर वेल यू हैव नथिंग। आज हर 4 में से एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार है, एग्जाम का प्रेशर लेता है, और अगर डिप्रेशन बहुत ही ज्यादा हो जाए तो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में 1 सेकंड भी नहीं सोचता, और इन सब का जिम्मेदार होता है ये एजुकेशन सिस्टम। मासूम दिलो दिमाग पर कुछ नंबरों का खौफ जिंदगी से आगे बढ़ गया, उन्होंने जिंदगी खत्म कर दी। भारत में हर रोज 35 छात्र अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं, यानी परिस्थितियां कहीं पर भी ऐसी नहीं है जिन्हें अनुकूल कहा जा सके।
एक बात कभी आपने नोटिस की है कि जो हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया उसका इस्तेमाल हमने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कितनी बार किया है? ये एजुकेशन आज दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम बन चुका है। एक ऐसा स्कैम जिसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी फंसते जा रहे हैं। आपको पता है हमारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं हमारे बारे में? हमारा बेटा बड़ा होकर अच्छा खासा नाम कमाएगा, बहुत सारे पैसे कमाएगा, अच्छी लाइफ जिएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा। इसके लिए वो हमें अच्छे स्कूल्स में, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन करवाते हैं। उनका ये मानना होता है कि जितना अच्छा और बड़ा स्कूल कॉलेज होगा उतना ही हमारा बेटा पढ़ेगा, उसको अच्छी जॉब मिलेगी, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन क्या असल में ये सब होता है? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, क्या सिर्फ यही प्रोफेशन दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? शायद आप ये नहीं जानते कि स्कूल कॉलेज बड़ा हो या छोटा, उनमें एक ही तरह का एजुकेशन पैटर्न फॉलो किया जाता है। फिर चाहे वो CBSE हो, ICSE हो, NIOS हो, IB हो, SSC, HSC हो और दूसरा कोई बोर्ड। बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में उतना ही पढ़ाया जाता है जितना कि उन्हें एजुकेशन सिलेबस में दिया हो, जिससे उन बच्चों की आउट ऑफ सिलेबस से सोचने की काबिलियत, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी अपनी सोच धीरे धीरे कम होने लगती है। इतना ही नहीं, स्कूल कॉलेजेस में हमें 90% ऐसी चीजें सिखाई जाती है जिसका दुनिया में प्रैक्टिकली कुछ यूज नहीं होता। साइन, कॉस, थीटा, इसकी लड़ाई, उसकी लड़ाई, मैथ्स के फॉर्मूलास आज तक किस किस को काम आए? सिर्फ गिने चुने लोगों के। बस इतना ही। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है किसी को नहीं पता, न प्रिंसिपल, न टीचर, न बच्चे, बस पढ़ाए चले जाते। और तो और इन सब में कोचिंग सेंटर्स भी कम नहीं है। आज इंडिया में एजुकेशन एक हार्डकोर बिजनेस बन चुका है। हर जगह ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस है जो बच्चों से लाखों रुपए लेकर उन्हें डिग्री देते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स पढ़ाई करके कॉलेज से निकलता है नौकरी पाने के लिए, तो उसे नौकरी नहीं मिलती। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास वो प्रैक्टिकल स्किल ही नहीं होती जिसकी जरूरत आज वर्किंग फील्ड में होनी चाहिए। कई लोगों की तो ऐसी भी सोच होती है, अगर आपको मैथ्स के इक्वेशंस, राजाओं के नाम याद नहीं कर सकते तो आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते, और अगर ऐसा हुआ तो आपको अनपढ़ कहा जाएगा, असभ्य कहा जाएगा, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर्स नहीं मिलेंगे तो आप अपनी लाइफ में सफल नहीं हो पाओगे, दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी, और ना जाने कैसे कैसे सवाल आप पे उठाए जाएंगे। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। क्या इतना ही एजुकेशन हमारे लिए काफी है? क्या हमारी लाइफ सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के नंबर्स पर, इस बेकार सी एजुकेशन सिस्टम पर ही डिपेंड रहेगी? तो दोस्त, ये सोच बहुत ही ज्यादा गलत है। क्या आपने कभी अपने बच्चे से या कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा हो तो खुद से कभी पूछा है कि तुम्हें खुद को क्या करना अच्छा लगता है? क्या जो तुम्हें पढ़ाया गया है वो सही भी है? क्या जो पढ़ाया गया उससे तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा भी या नहीं? तुम्हें कौन सी स्किल आती है जिससे तुम्हारा सक्सेसफुल करियर बन सके? क्या इन सब के बारे में तुमने कभी सोचा है? नहीं ना। देखो, मैं ये नहीं कहता कि हमारा एजुकेशन पूरी तरह से खराब है, हमें स्कूल ही नहीं जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, हमें बेसिक एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं कि इस दुनिया में हम सरवाइव कर सके। लेकिन अब ये सवाल मन में आता है कि इस ट्रैप से कैसे बाहर निकलें? क्या है इसका सोल्यूशन? तो बस कुछ देर और रुकिए, इसका भी सीधा सा हल मिल जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन। पहले तो हमें खुद से ये पूछना होगा कि आखिर ये एजुकेशन सिस्टम क्यों बनाया गया था? क्या था इसका असली मकसद? देखो, मुझे लगता है कि आपको अब तक इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा। आज़ादी से पहले जिस सिचुएशन में ये दुनिया थी, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दुनिया में हो रहा था, उस वक्त ज़रूरत थी ऐसे वर्कर्स और लेबरर्स की जो फैक्ट्रीज में काम कर सके, और उसी के लिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड हुआ था जो उस नीड को कंप्लीट कर रहा था। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी आज भी वही सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, ताकि फिर से ऐसे लेबर्स और वर्कर्स तैयार किए जा सके जो अपने बॉस, अपने सुपेरियर्स की हर बात माने, उनके लिए मेहनत करे, उनके रूल्स फॉलो करे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी क्या आपको अपने मनपसंद की जॉब मिलती है? क्या आप अपनी जॉब से खुश हैं? इंडिया में आज के वक्त इतने एजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयड है जिसका आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। तो इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है? देखो, एक तो हम वही घिसी पिटी पढ़ाई करके, जॉब करके, मंथली अपना पे चेक लेकर उसी में गुजारा करके अपनी लाइफ जिए, या अपना रास्ता हम खुद बनाएं। आज जिस स्किल्स की इंडस्ट्री में ज़रूरत है उन्हें एक्सप्लोर करे, उसे सीखे
और अपना मनपसंद करियर बनाएं जो आपके काम को एंजॉय करने का मौका दे। देखो, आज डिजिटल जमाना आ चुका है। आपको कई ऐसे स्किल्स इंटरनेट पर सीखने मिलेंगी जिसकी जरूरत आज इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। आप हर एक फील्ड की जानकारी लेकर अपने मनपसंद का करियर चुन सकते हैं या खुद का छोटा मोटा बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। हमें बस एक किसी कंपनी का वर्कर बन के नहीं रहना है, हमें अपना करियर, अपनी लाइफ खुद बनानी है। आपने कई डिजिटल क्रिएटर्स को देखा होगा जो आज हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो भी बिना किसी बर्डन के। ना ही उनका कोई बॉस है, ना ही कोई सुपीरियर और ना ही कोई लीडर।